আজকে আমরা পেয়ে গেছি দিশাকে। দিশা আইনের ছাত্রী, রাজস্থান থেকে এসেছে পুনেতে ভারতীয় ছাত্র সংসদে কথা বলবার জন্য এবং খুব ভালোভাবে কথা বলেছে, তাই আমরা ওর সাথে একটু কথা বলে নেব। वेलकम टू यूएनआई दिशा। आपने आज भारतीय छात्र संसद में आपका स्पीच रखा, आपका स्पीच बहुत ज़ोरदार था और आपका स्पीच में मुझे जो लगा कि मीडिया वाले के ऊपर आपका थोड़ा खौफ भी है। इसका कारण आप ज़रा बताइए। इसका कारण है कि आज जैसे हम देखते हैं कि मीडिया में खबर कम बताई जाती है, शोर ज़्यादा मचाया जाता है और आजकल सोशल मीडिया है, आजकल कोई भी पत्रकार है, मोबाइल लेकर के आप कुछ भी पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन संपादक की भूमिका नहीं है। तो उस खबर की ऑथेंटिसिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। और हमने देखा है सोशल मीडिया की वजह से मीडिया पहले खबर फैला देती है, उस पर आक्रोश हो जाता है, खबर फैल जाती है, फिर बोलते सॉरी ये फेक न्यूज़ थी, लेकिन द डैमेज इज़ डन। सो इसलिए मुझे मीडिया पर थोड़ा खौफ है, क्योंकि आजकल सब इतना इंस्टेंट हो गया है, क्विक न्यूज़ का ज़माना है कि ऑथेंटिसिटी जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाती और फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है, प्रोपेगेंडा फैलता है, हेट स्पीच फैलती है, तो सामाजिक तनाव क्रिएट होता है। तो ये मेरा को लेके खौफ है। किसी जगह से आपको लगता है कि ये जो बाद में सॉरी बोल के ये बोलना है कि ये सॉरी ये फेक न्यूज़ था, ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, कहीं कहीं जगह पे ये प्रोपेगेंडा की तरफ भी फैल रहा है? हाँ, ये हो सकता है। जैसे कि आजकल स्पेशली सोशल मीडिया पर पहले खबर फैला दी जाती है, पूरा ब्रेकिंग के चक्कर में सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर देने की जो रेस होती है, और उसके बाद खबर फैलने के बाद जो भी हिंदू बनाम मुसलमान या स्वर्ण बनाम एलीट क्लास, उसके बीच झगड़ा हो गया, सामाजिक तनाव पैदा हो गया, उसके बाद कि सॉरी ये प्रोपेगेंडा था और माफ़ कीजिए, और ऐसे करके वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। उन्हें ऑथेंटिसिटी तो वेरीफाई करनी चाहिए, उसके बाद आगे बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इससे फिर सामाजिक तनाव क्रिएट होता है और वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो मीडिया को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी कर्तव्य के लिए। और आप जिस विषय से पढ़ रहे हैं, मतलब आप लॉ पढ़ रहे हैं, हाँ। तो आपके हिसाब से जो इंडियन लॉ जो है, इंडियन पेनल कोड जो है, उसके साथ मीडिया का रिलेशन कैसा होना चाहिए? मतलब अब कैसा है और आपको मेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए? आपने लॉ की बात करी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, और 19(1) जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया हुआ है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डोंट टॉक वी हाउ कैन वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर, उसका काम है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को आइन दिखाना। लेकिन आज जो चीज़ हो गई ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को, उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना चाहिए, उस मर्यादा में रहना चाहिए। तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करे, किंतु किसी को हानि ना पहुंचाए, तनाव ना पैदा करे, देश की सुरक्षा से समझौता ना करे। तो एक मर्यादा उसको खुद के लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि स्टेट वो लाइन ड्रॉ करेगा तो वो सेंसरशिप हो जाएगी, तो मीडिया को स्वयं ही मंथन करके वो मर्यादा अपने लिए खींचनी पड़ेगी। और ये आपको नहीं लगता कि आज जो दिन चल रहा है, हमारा देश जैसे चल रहा है, जैसे मीडिया वैसे भी आपका जुडिशियरी, दोनों ही किसी तरह से प्रभावित हो रहा है बाहर से? मीडिया और जुडिशरी, एक तो मीडिया और जुडिशरी, मीडिया जो है, मीडिया हैज़ एंटर्ड द कोर्ट रूम। मीडिया ट्रायल की मैंने स्पीच के दौरान भी बात करी थी। आप कोई भी केस ले लीजिए, आप आरुषि तलवार ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत, कोरोना चल रहा था, माइग्रेंट वर्कर्स वर वॉकिंग फॉर माइल्स, और मीडिया पूरे टाइम सुशांत सिंह राजपूत को कवर कर रहा था और तथ्य नहीं बता रहा था, मतलब एक दूसरे पे, मतलब आरोपी को अपराधी सिद्ध करने में लग गया था। तो ये जो रिलेशनशिप है, दिस अफेक्ट्स द ट्रायल, इट वाज द केस वाज सब जुडिस, सो दैट शुड नॉट हैव बीन द केस। और उनकी और भी कोई भी केस ले लीजिए, हर केस को दे ब्लो इट अप, मीडिया ट्रायल करने लग जाता है। तो मीडिया जुडिशरी को अफेक्ट करती है इस तरीके से। और रही बात मीडिया खुद किससे प्रभावित होती है, तो देखो मीडिया भी आप और हम बनाते हैं, तो मीडिया में जो लोग आते हैं वो अपने प्रेजुडिसेस कैरी करके आते हैं, तो उससे भी मुझे लगता है अफेक्ट पड़ता है। और पॉलिटिकली कितने अफेक्टेड होता है? आज बहुत सारा जगह पे ऐसे भी बात होके आ रहा है कि जुडिशियरी इज़ अफेक्टेड बाय पॉलिटिशियंस, मीडिया इज़ अफेक्टेड बाय पॉलिटिशियंस, कहीं कहीं ऐसा बात चल रहा है कि दिस मीडिया इज़ ओन्ड बाय सम पॉलिटिशियंस, और कहीं कहीं ऐसा कुछ केस लॉन्च होने के बाद ये मीडिया पे ही आते हैं कि इस केस का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये उस पार्टी से है, किसी पार्टी का हम नाम नहीं ले रहे, एक एक जगह पे एक एक चल रहा है ये सब। इससे मुक्त होने का आपका क्या मानना है कि कैसे मुक्त हो सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल तो ये बहुत आसान हो गया कि हम बता सकते हैं कि ये मीडिया हाउस इस विषय पर इस प्रकार की तर्क लेगा, ये लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, वो तो है।
ये इसका पहले हमें मुक्त होने के लिए पहले हमें समझना कि कॉज क्या है। कॉज ये है कि अब जो भी मीडिया हाउसेस हैं उसमें जो जैसे मैंने बताया उनकी वित्तीय दशा ठीक नहीं है, तो जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल नेक्सस है जिनका, वो मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, उनका शेयर होता है उसमें। तो अब वो वही दर्शाएंगे, वो वही प्रोपेगेंडा आगे रखेंगे जो उनके शेयर होल्डर्स या जो उनको ओन कर रहे हैं वो दे रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन भी वही है। जैसे कि एक एमिनेंट स्पीकर ने भी कहा कि जो वित्तीय दशा है उसको सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए अब जैसे इंडियन पीपल आर नॉट विलिंग टू पे फॉर न्यूज़, हम न्यूज़ के लिए पे नहीं करना चाहते, इसलिए वो टीआरपी से चलते हैं, वो इन कैपिटलिस्ट से चलते हैं। तो वित्तीय दशा को सुधारने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया को पेड बना दिया जाए तो फिर गरीबों तक न्यूज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए हमें सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके, मीडिया को, रेगुलेटर्स को, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को, सबको मिलके एक तरीका निकालना पड़ेगा, एक बीच का मार्ग, जहाँ पे मेरा सुझाव ये रहेगा कि गरीबों तक और पिछड़े वर्गों तक जो अफोर्ड नहीं कर सके उन तक मीडिया फ्री पहुँचाई जाए। और अदरवाइज़ वी शुड स्टार्ट पेइंग फॉर मीडिया, अदरवाइज़ वो इन्फ्लुएंस रहेगी, जिनसे पैसा आएगा वो हमेशा उससे इन्फ्लुएंस रहेगी। और आज जैसे BCS के मंच में हमने आपको सुना, तो बहुत सारे नामी जो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, जो आइन का जो आदमी है, उसको हम देखें कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन की बाद में। तो आपका ऐसा कुछ मानना है कि अगर आगे में जाके आपको हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कुछ सोच है ये बदल लाने के लिए? देखिए, एक्टिव पॉलिटिक्स क्या है, हमेशा से हम सोचते हैं इट्स अ डर्टी बिजनेस, यू नो, आई डोंट वांट टू टच इट, बट आई वुड लाइक टू टेल द यूथ, बिकॉज आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ यंग व्यूअर्स, कि पॉलिटिक्स से भागे ना, उसकी बात करें, घर में दोस्तों पे, चाय की दुकान पे, कहीं पर भी उसकी बात ज़रूर करें। एक्टिव पॉलिटिक्स, अगर आप अपना वोट डाल रहे हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, वो योगदान भी दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और रही मेरी बात, तो मेरी ये रुचि तो है कि देश हित में कुछ काम करना है। अब वो पॉलिटिक्स के थ्रू है, समाज सेवक बन के है, या सिविल सर्वेंट बन के है, लॉयर बन के है, वो तो आगे देखेंगे। पर हाँ, ये है कि देश के लिए कुछ करना है, ग्रास रूट्स पे कुछ करना है। मतलब दिशा लॉयर कम MLA भी बन सकती है कभी? हम इस मंच में उल्टा साइड पे भी सुन सकते हैं दिशा को? वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। रुचि, हाँ, मतलब मेरी रुचि है कि देश का विकास हो, उसके लिए अब मुझे कोई भी भूमिका में उतरना पड़े तो आई एम ओपन। और यहाँ पर 2 प्रश्न उठा है, यहाँ ज़्यादातर जगह पे लिखा भी है कि कर्तव्य पथ तो बन गया, इंडिया कब भारत बनेगा, इसमें आपका क्या राय है? ये MIT में क्या जाता है? ये बात तो है, लेकिन जैसे हम पुणे आए तो ये पुणे में हुआ है, तो पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। और कल भी किसी एमिनेंट स्पीकर ने कहा था कि जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया वेलकम, सब सिटी, यहाँ पे इतने नामी कॉलेजेस हैं, किंतु वो उन्होंने कहा ये अपमानजनक है, क्योंकि जब ऑक्सफोर्ड की नींव डाली जा रही थी तब नालंदा को तोड़ा जा रहा था, और हम पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया क्यों बोले? तो ये तो ठीक है कि नाम में क्या है एक बार के लिए तो, पर अब आप मुझे थोड़ा कट्टरपंथी करिए कुछ भी, लेकिन मुझे लगता है कि भारत नाम में एक अपनेपन का, एक पेट्रियाटिज़म का फील है। तो अगर MIT ने ये रेजोल्यूशन पास करने का सोचा है कि इंडिया को भारत बनाएं, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक आई वुड लेंड माई सपोर्ट टू इट। कभी कलकत्ता आई है आप? मैं बिल्कुल आना चाहती हूँ कलकत्ता। आई लव बंगाली कल्चर एंड आई वुड लव टू विजिट कलकत्ता। बंगाली कल्चर, आपने बहुत अच्छी तरीके से साड़ी भी पहनी है, बंगाली कल्चर का ये बहुत बड़ी अंग है। जी जी जी, नहीं, आई वुड लव टू विजिट कलकत्ता। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट कलकत्ता। आई नहीं है? जी नहीं। और मैं हमारी जो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हैं वो भी बंगाल से हैं। तो अच्छा जी, तो बंगाल आने की तो रुचि है। और आप राजस्थान में रहते हो ना? जी जी, मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ। जी, मैं राजस्थान से पली बड़ी हूँ। अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से अपनी 4th ईयर में लॉ डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, तो राजस्थान का हालत कैसा है, मतलब पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर हम बात करें तो राजस्थान में है ये? देखिए, देश भर में हम किसी भी देश के एक राज्य को देश से अलग करके नहीं देख सकते। इट्स ऑलमोस्ट द सेम सिनेरियो एवरीवेयर। मतलब राजस्थान फ्रीडम, हम अगर हम कहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, तो मतलब फिर तो आप और मैं यहाँ पे बैठ के बात ही नहीं कर सकते इन विषयों पर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन वही है कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं, अभी हमने थोड़े, मैं किसी का नाम नहीं ले जाऊँगी, लेकिन हर कुछ न कुछ ओकेजन पे कुछ न कुछ हमने चीज़ें सुनी, देखी। तो ये थोड़ा किसी एक साइड की गलती नहीं है। हमें एज अ समाज सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करें, पर अपनी मर्यादा को ना भूलें। आप इस्तेमाल करिए अपना ओपिनियन देने के लिए ना, अब क्या एजेंडा ये बन गया कि सामने वाले को हर्ट करने के लिए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करनी, तो वो प्रॉब्लमेटिक है।
आप जैसे कि स्पीकर, एक एमिनेंट स्पीकर जो है, उन्होंने भी कहा था कि आप अब्यूज़िव क्यों हो जाते हैं। अगर आप अब्यूज़िव हो रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में कमी है। तो आप बिना अब्यूज़िव हुए अपनी बात रखिए, बिना किसी को हर्ट किए अपना ओपिनियन रखिए, डिस्कशन कीजिए, डेमोक्रेसी है, पर मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एब्यूजिव होने के बारे में मुझे एक बोलना है कि आप नई पीढ़ी से हो मतलब सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव होते हुए रहोगे, तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, किसी को बॉयकॉट कर दो, किसी को ट्रोल करो, और पहले वो शुरू होता है गाली से। तो ये जो ट्रेंड है, इसको आप एक लॉयर की तरह से अगर बोलोगे कि इसको स्टॉप करने का कोई तरीका है, मतलब जिसको कोई पर्सनल अटैक कर रहा है, बिलो द बेल्ट अगर अटैक होगा, तो इसमें लॉ क्या बोल रहा है? तो वो कोई सोशल मीडिया पे कोई डिफेमेशन चार्ज ले सकते हैं किसी के ऊपर? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अनोनिमस हैंडल के पीछे छुप करके सब अब कुछ भी बोलते हैं। तो एक तो पहले मैं बिहेवियरल एंगल से बात करूँगी, फिर थोड़ा लीगल। बिहेवियरल एंगल के पे तो ये है कि एक तो अगर आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं ना, मेरा मानना है कि उनमें कुछ उनमें संतुष्टि नहीं है, इसलिए उन्हें उस ट्रोल के रास्ते पर जाना पड़ रहा है, या उनके पास अपनी सही बात को रखने का तरीका नहीं आता, इसलिए उन्हें रास्ते पर उस पर जाना पड़ रहा है। तो एक तो ये ट्रोल जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्म खुद को ही कर रहे हैं, तो वो ना करें। और ये बॉयकॉट का ट्रेंड, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता। अगर किसी चीज़ को रोकना है, अब जैसे कोई भी चीज़ हो तो बॉयकॉट, आप उसे मत देखिए ना, फिर आप उसे उसका सपोर्ट मत कीजिए। बॉयकॉट करने से क्या होता है? ऐसे किसी को ऑस्ट्रेसाइज करना मेरे मानने में उचित नहीं है। और लीगल बात करें तो IT एक्ट है, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट भी उस पर नज़र रखती है, और उसके अलावा डेफेमेशन चार्जेस आप लगा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है आपकी रक्षा करने के लिए। तो लीगल रास्ते हैं, लेकिन लीगल रास्तों में लूप होल्स ये आ जाते हैं कि अनोनिमस हैंडल है, वेरीफाइड नहीं है। तो एक वो बात भी अच्छी कही कि आजकल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी कर देना चाहिए हमें, कि हर यूज़र वेरीफाइड हो, वरना ये तो बॉयकॉट और ट्रोलिंग आर्मी तो चलती रहेगी। तो ये मेरा मानना है कि वेरिफिकेशन एक तरीका हो सकता है इसको रोकने, वेरिफिकेशन एक तरीका हो सकता है इसको रोकने का, क्योंकि अब लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि वो मुझे जानते नहीं है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्या ही कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे पता है कि हाँ मैं अकाउंटेबल हूँ, दे नो मी, तो वो इस पर थोड़ा अंकुश लगाएंगे। थैंक यू दिशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।